नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक महिला सशक्त तभी होगी जब वह स्वतंत्र निर्णय ले सके, आत्मसम्मान से जी सके और उसे समान अवसर व सुरक्षा मिले। एक सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बदल सकती है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के प्रत्येक सदस्य और संस्था की जिम्मेदारी है। महिलाओं को शिक्षित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये विचार दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में व्यक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना और मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना को जनता को समर्पित किया। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और गरीब परिवारों को राहत देना है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है और ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में दिल्ली महिलाओं का सशक्तिकरण होना देश में सकारात्मक संदेश देगा। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सर्जना जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर गीता भट्ट जी से, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका संसद टीवी पर। आप दोनों से मैं चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा विकसित भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, दिल्ली के विकास से बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा। वास्तव में महिला तब सशक्त होंगे जब उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके और उसी समान अवसर तथा सुरक्षा उपलब्ध हो। सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा में बदल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में अपने कदम उठाए हैं। जाहिर सी बात है, महिला सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से और कल्याणकारी योजनाओं से मजबूत करना है और वो समान अवसर प्रदान करने हैं ताकि जीवन में आगे बढ़ने का, समान रूप से काम करने का उनको भी मौका मिले। तमाम चुनौतियां भी हैं। सर्जना शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम बात सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली की करते हैं और राष्ट्रपति जी का संबोधन, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस कार्यक्रम में कहीं। क्या संदेश था इस कार्यक्रम का, क्या मायने हैं इसके? मनोज जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर्जना जी। हाँ, देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं। दो तीन तरह से हम कहेंगे। एक तो वो आदिवासी समाज से हैं, जो कि मेन स्ट्रीम जो समाज के उससे थोड़ा पीछे रहता है।
दूसरा, वो एक महिला और एक ऐसी महिला है जिन्होंने वैधव्य का दुख भोगा, उसके बावजूद भी वो अपने को उन्होंने मजबूत रखा, समाज में अपनी जगह बनाई, वो एक अध्यापिका रही। और उसके बाद उनको राजनीतिक रूप से भी जो अ, स्थान मिला, जी उसमें उन जिस जगह पर अब वो पहुंची है, तो उनके अपने अनुभव हैं जिसके आधार पर वो ऐसी बात जो उन्होंने आज बोला है। तो वैसे वो जब से राष्ट्रपति बनी है तब से ही वो इस तरह की बात करती हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले आप, अगर हम समाज की और राष्ट्र की बात तो बाद में करें, हम पहले परिवार की बात जी करते हैं कि जिस घर की महिला सुखी होती है, खुश होती है और संतुष्ट होती है, वो घर, उस घर का पूरा वातावरण बहुत खुशहाल रहता है। तो हम इसी को फिर हम समाज और इसी को हम राष्ट्र से जोड़ते हैं। तो उन्होंने की बात बिल्कुल ठीक है कि जिस राष्ट्र में, जिस देश की महिला सशक्त है, वो राष्ट्र समृद्ध है। समृद्धता खाली पैसे से नहीं होती है मनोज जी, उसके जी बहुत सारे आयाम हैं समृद्ध होने के। कि आप शिक्षित है तब आप समृद्ध हैं, आप में अपने निर्णय लेने की क्षमता है तब आप समृद्ध हैं, आप जहां काम कर रहे हैं, जहां आप नौकरी करने जा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, वहां पे यदि आपको समान अवसर मिल रहा है, समान वेतन मिल रहा है, तब आप समृद्ध हैं। और आप नौकरी के साथ साथ एक सुसंस्कृत, सुसभ्य और देश के प्रति अपनी एक अच्छी सोच रखने वाली महिला है, तब भी आप समृद्ध हैं। तो ये बहुत सारे समृद्धता के आयाम है। मैं समृद्ध को खाली पैसे से या जी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से नहीं जोड़ते, जी क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर आपने यूएन में या अन्य कई जगह आजकल एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात भी होती है कि यदि घर की महिला सुखी है तो वो परिवार समृद्ध है, वो परिवार खुश है, खुशहाल है। ऐसे ही अगर महिलाएं सुखी और खुश है तो समाज अच्छा है, और उसके बाद हमारा राष्ट्र है। तो आप देखेंगे कि पिछले 11 साल से महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं और महिलाओं का जीवन स्तर बदला है। बहुत सी महिलाएं जो आदिवासी हैं, लखपति दीदियां बनी हैं, अपने काम कर रही हैं, स्टार्टअप जी हैं, ड्रोन दीदी बन रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो बात कही है, ये अपना उनका अनुभव है भारत के समाज में। जी हमेशा से, आज की पहली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो समाज में आप देखिए, परिवार की धुरी ही महिला है। जी आपके, हमारे सबके घर में आपने देखा होगा कि हमारी माँ, हमारी घर की जो महिला है, वही परिवार की धुरी है, वही केंद्र है। जी और वही पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है, समृद्ध बनाती है। जी सृजना जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई पहलू हैं। अगर हम बात आधी आबादी की करते हैं इस देश की, अगर महिला सशक्तिकरण की करते हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लखपति दीदी की बात केंद्र सरकार ने देश में की और लखपति बिटिया की बात दिल्ली में, बिटिया की बात दिल्ली में हो, या मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, या फ्री एलपीजी सिलेंडर की बात हो, या मुफ्त बस सेवा के लिए कार्ड हो, ये जो चारों योजनाएं दिल्ली में शुरू हुई हैं, किस प्रकार से एक सामाजिक आर्थिक बदलाव एक महिला के जीवन में ला सकती हैं? जी मनोज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये कितना सुखद संयोग है कि राष्ट्र की जो प्रथम नागरिक हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी एक महिला है। तो ये बहुत सुखद संयोग है, और दिल्ली की महिलाओं के लिए अपने आप बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा कि दो महिलाएं जो ऐसी निर्णायक, जो हम बार बार वुमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात आ रही है, वहां एक निर्णायक भूमिका में दो महिलाएं मंच पर, उन्होंने ऐसी योजनाओं को प्रारंभ करने का उनका लोकार्पण किया। और जिन योजनाओं की बात अभी जो आपने गिनाई, ये बिल्कुल सही है कि जब हम महिलाओं को शिक्षित करने की बात करते हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा भी कि महिलाओं को शिक्षित करें और फिर वो अपना निर्णय सुन ले, जो कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि महिलाओं को शिक्षित करें और उसमें स्वयं निर्णय लेने दें कि वो आगे जीवन में क्या करना चाहती हैं। और इसे करने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सम्मान, समाज में एक आत्मविश्वास, उनका समाज में सशक्तिकरण, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होना, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण आयाम हैं। और इन सभी योजनाओं में, चाहे वो आप उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे अभी
जिन योजनाओं का लोकार्पण आज किया गया, जिनमें कि पिंक कार्ड प्रारंभ किया गया है बसेस में महिलाओं के लिए, ताकि उनको मुफ्त वो बस में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। और उसके साथ साथ कि अब त्योहार आ रहा है, उस पर उन्हें फ्री सिलेंडर देने की जो बात करी गई है, जो योजना प्रारंभ की गई है, सभी योजनाओं से सिर्फ क्योंकि महिला, जैसा सजनी ने भी कहा कि महिला जो है वो एक परिवार की जो है वो रीढ़ की हड्डी, वो उसकी धुरी है, तो वो जितना संतुष्ट होगी उतने वो अपने परिवार को भी संतुष्ट करेगी और साथ ही साथ वो आयाम आगे भागे राष्ट्र के प्रति जाता है। जी बिल्कुल। सृजना शर्मा जी, अगर बात मैं दिल्ली की करूं, दिल्ली की इसलिए मैं करना चाहता हूं कि क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत से लोग यहां पर आते हैं और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जब कोई रहता है तो एक अच्छे जीवन की उम्मीद वो करता है। और ख़ास तौर से महिलाओं की अगर बात की जाए, कार्यस्थल की बात की जाए, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में जो कार्यस्थल पर महिलाएँ काम करती हैं उनके सामने जो चुनौतियाँ हैं, क्या समान अवसर हैं? क्या स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सकती हैं आज की तारीख में? वो क्या ये बदलाव समाज में आया है? मनोज जी, मैं कहूंगी कि निश्चित रूप से बदलाव आया है जी। जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आई थी, 85 में आई मैं जी, तो उस समय पत्रकारिता में पहले तो महिलाएं कम से कम थी, हमसे पहले की पीढ़ी थी, और वो जो शुरू की पीढ़ी थी, उषा राय जी थी, प्रभा दत्त जी थी, तो उन लोगों ने उन्होंने बताया कि जब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करती थी तो वहां पे महिलाओं के लिए बाथरूम तक नहीं थे। और जब मैं हिंदी पत्रकारिता में आई तो बहुत गिने चुने लोग थे और कम से कम लड़कियां होती थी, और हमको कल्चर, विमेन, इस तरह के इशू पकड़ा दिए जाते थे कि आप ये स्टोरी कीजिए। उसके बाद में, और मेरी पहली नौकरी 500 रुपए प्रति महीना, मुझे मेरा वेतन 500 रुपए था। जी। तो देखिए, और आज अगर कोई भी लड़की जॉब करने पत्रकारिता में आती है तो कम से कम 35-50 उनकी सैलरी होती है। तो ये एक बदलाव बहुत बड़ा है। दूसरा बदलाव, क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगी। दूसरा ये है कि जो महिलाएं, आज आप देखते होंगे आपके संसद टीवी में भी, बाकी चैनल्स में भी महिलाएं ही महिलाएं हैं और बहुत महिलाओं को अवसर है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं के स्तर में, महिलाओं के समानता के अधिकार में, वेतन के अधिकार में पहले से ज्यादा बहुत वृद्धि हुई है। ये खाली, जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा कि हम खाली सरकार पे डिपेंड ना करें, समाज को भी उसके लिए आगे आना होगा। जो मेरे मीडिया संस्थान हैं उनको भी उसके लिए आगे आना। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैं पहले नहीं जाती थी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा में, तो मेरे जो सीएमडी हैं और जो मेरे ओनर भी हैं न्यूज़पेपर के, आप यकीन मानिए उन्होंने मुझसे कहा कि आपको प्रधानमंत्री के साथ यूएन की यात्रा पर जाना है। तो आप देखिए ये कितना बड़ा बदलाव है मनोज जी, मैं कहूंगी बहुत बदलाव आया। हाँ, सुरक्षा को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं और उनको हम, महिलाओं के लिए ये चुनौती है, क्योंकि रात को अकेले ट्रेवल करना, ऑटो में जाना और कुछ भी करना तो थोड़ा मुश्किल है, और सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है महिलाओं की। उसके लिए पुरुषों का नजरिया भी बदलना जरूरी है कि अगर वो रात को कोई महिला अकेली जा रही है तो ये ना समझे कि भाई शी इज एन ऑब्जेक्ट। तो उनको भी समझना चाहिए कि अगर हम रात को काम करके घर लौट रहे हैं तो महिला भी लौट सकती है। पुलिस का रवैया भी पहले से बदला है। समाज को बदलना मनोज जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कार्यस्थल में महिलाओं का स्थान, मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी तुलना में कर रही हूं तो मैं उसमें बहुत परिवर्तन पा रही हूं। जी जी, जाहिर सी बात है, पिछले एक दशक में एक बड़ा बदलाव महिलाओं के जीवन में आया है। खासतौर से जो केंद्र सरकार है, वित्तीय सुरक्षा महिलाओं की बढ़े, उनको मिले, इस पर पूरा फोकस रहा है। महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बने, इस पर पूरा फोकस सरकार का रहा है। और इसी दृष्टि से बात चाहे दिल्ली की हो या केंद्र सरकार की हो। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को, पिछले एक दशक में या पिछले, हम बात करें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता महिलाओं का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है
और पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, बात चाहे दिल्ली की हो या देश के दूसरे राज्यों की। आपने किस तरह का बदलाव महसूस किया है? क्या बदलाव आया है महिलाओं के जीवन में? मनोज जी, हम ये देखते हैं एक तो जो सरकार की प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता में तकनीक का जो सदुपयोग किया गया, टेक्नोलॉजी को जो यूज किया गया है, उसके कारण आज शिक्षा के माध्यम से और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और ऐसी कई और योजनाएं, ड्रोन दीदी जिस तरह से उसका अभी पिछले 2 वर्षों में उनको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहां उसके कारण महिलाओं का जो उनकी भागीदारी, जो चाहे वो छोटे शहर हो चाहे ग्रामीण परिवेश हो, वहां जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है उसमें वहां की महिलाओं ट्रेनिंग देकर, उनको स्किल देकर, उन्हीं के द्वारा योजना को आगे गांव में ले जाने में, जहां उनका भी अपना एक वित्तीय उनको लाभ मिल है और साथ ही साथ वो अपने ही परिवेश में रहकर, अपने ही गांव में रहकर उस कार्य को कर पाएंगे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो एक शिक्षा का प्रभाव, अगर आप देखिए जैसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं, मतलब एक कोई जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो स्कूली शिक्षा में तो हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में, उसी प्रकार से अगर आप 8वीं कक्षा तक आए तो उसमें 80% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, और वो उसके बाद 11वीं-12वीं में आए तो पिछले जो 1 दशक में यह संख्या बहुत बढ़ी है। और इसके कारण आज महिलाएं जब शिक्षित हो रही हैं तो इसी कारण से उनको उनकी जो आत्मनिर्भरता है, अपने आप कोई भी स्किल को सीखने में उनको एक बहुत सुविधा मिल रही है। तो इस कारण से अगर आप देखिए, और सरकार ने जिस प्रकार तकनीक का सदुपयोग किया है, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है, इन सुविधाओं को जो है समाज तक पहुंचाने के लिए, और खास करके महिलाओं को, क्योंकि जैसे सर्जना जी ने भी अभी कहा कि एक जो सुरक्षा का जो विषय है उसको लेकर थोड़ा चिंता आज भी समाज में है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसको भी तकनीक के कारण सरकार ने दूर बैठकर के किसी भी ट्रेनिंग देना, लोगों को जोड़ना और वहां की समस्याओं को जाना। जैसे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जुड़ते हैं और वहां ग्रामीण महिलाओं से उनकी समस्याएं या उन्हें जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी ट्रांसफर, जिसके कारण बीच में जो कहीं ना कहीं बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था उसको ओवरकम किया गया। तो ऐसे जो बहुत सारे एक जो इनिशिएटिव दिए गए हैं उसके कारण एक हम देख रहे हैं कि बहुत बदलाव है, और आज धीरे धीरे हम जो हमारा लेबर पार्टिसिपेशन है वो भी पिछले वर्षों में, कोविड के समय में कम हुआ था, उसके अलग कारण थे, एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए एक बहुत लेबर पार्टिसिपेशन भी महिलाओं का जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ा। जी, जाहिर सी बात है। सर्जना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बात चाहे शिक्षा की जाए या जीवन के दूसरे पहलुओं की, जाहिर तौर पर एक जमाना था जब यह समझा जाता था कि घर में बेटी पैदा हुई है तो उसको बोझ की तरह से देखा जाता था। तमाम इसको लेकर एक इतिहास रहा है, एक कड़वा इतिहास रहा है, लेकिन एक बड़ा बदलाव जीवन में आया है। लेकिन क्या शिक्षा की दृष्टि से दिल्ली जैसे शहरों में या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य का मुद्दा भी, बात चाहे कुपोषण की जाए, एक बड़ा मुद्दा रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से क्या परिवर्तन आप महसूस करती हैं? क्या बदलाव आया है जिसकी तरफ राष्ट्रपति जी का भी इशारा था? परिवर्तन तो बहुत से आए हैं मनोज जी, और अच्छे सुखद परिवर्तन है। देखिए, स्वास्थ्य की जब आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो वर्णन आपने या अभी बताया कि जो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मदर को दी जाती है, जो कि पहले 3 महीने की थी, तो ये एक अच्छा परिवर्तन है कि माँ 6 महीने तक अपने बच्चे के पास रहती है, पाल। फिर मातृवंदन योजना है, मातृत्व योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, तो गर्भवती महिला के पोषण का मामला है, तो हर चीज का ध्यान अब सरकार रख रही है। देखिए, कुछ समृद्ध परिवार है, कईयों
व्यक्तियों के पास थोड़ी कमी होती है पैसे की, कि जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं हैंड होल्डिंग, कि जो हमसे थोड़ा नीचे उसका हाथ पकड़ो, उसको अपने साथ लेके चलो। तो ये जो हैंड होल्डिंग की है ना इस समाज की, उसकी वजह से बहुत परिवर्तन आए हैं। क्योंकि उसमें आपको मैटरनिटी, आपके डिलीवरी पे बहुत पैसा नहीं खर्च करना, पोषण पे नहीं करना है, फिर उसके बाद पोस्ट केयर, नेटल केयर पर भी नहीं करना है। आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार का बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और अब एक चीज और है कि अब खाली बहुत सारे एम्स खाली दिल्ली में नहीं है, कई बड़े शहरों में देश के एम्स खुल गए हैं, जहां पर कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं और सेवाएं मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, ये जो आयुष मंत्रालय बना है, जिसमें कि आयुर्वेद की दृष्टि से या फिर हम अपने परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड की जगह की सहायता से स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं मनोज जी, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को, महिलाओं को अपलिफ्ट कर रही हैं। एक कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जी कि अगर शरीर स्वस्थ है तब आपका माइंड स्वस्थ है। तो इस दिशा में भी सरकार ने बहुत सारी काम किए हैं, जो कि बहुत सफल योजनाएं ये उस तरह की चल रही है। जी और ये आज जो दिल्ली में 4 योजनाएं शुरू की गई हैं मनोज जी, ये जी चारों अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हुई तो ये माइलस्टोन साबित होंगी दिल्ली की महिलाओं के जीवन में, सुरक्षा में, स्तर में और उनके तरक्की में। जी, मैंने इसीलिए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, और जाहिर सी बात है अगर 4 योजनाएं कोई सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू कर रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसका शुभारंभ कर रही हैं, जाहिर तौर पर देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन सर्जना जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा है और आपने पत्रकारिता के जरिए सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां जो महिलाओं के सामने हैं उसको बहुत करीब से देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज सामाजिक स्तर पर वो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो क्या महिलाओं की भागीदारी है आज सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने में? बिल्कुल, मैं कहूंगी मनोज जी, बिल्कुल है, बहुत अच्छी भागीदारी है। आप अभी एक जिक्र कर रहे थे कि जब लड़की पैदा होती तो घर में एक जमाना था कि रोना शुरू हो जाता था, पर सब ऐसे नहीं थे। मैं 60s में पैदा हुआ और मेरे फादर, हम 2 ही बहनें हैं, ही डिसाइडेड कि मुझे मेरी 2 बेटियां आर एनफ। तो उस समय भी ये परिवार की सोच पर निर्भर करता। और अब तो इतना प्रचार किया गया, इतना बताया गया कि बेटी बेटा एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप देखिए, एक तो जो लैंगिक अनुपात था वो बराबर आया, जो कि हरियाणा पंजाब में बहुत कम होता था। अब आप देखिए कि वो बराबर पे आके खड़ा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो एक समाज का, क्योंकि महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, लड़कियां आगे बढ़ी पढ़ लिख के, उन्होंने अच्छी स्थान हासिल किए, अच्छी पोजीशन हासिल की, नाम कमाया, तो अब लोगों को लगता है कि ठीक है, बेटी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बेटी भी बेटे के समान ही है और वो भी उतना ही यश, उतनी शिक्षा, उतना सब कुछ कमाती है। तो समाज में परिवर्तन निश्चित रूप से है। और बाकी आपने दूसरा क्या पूछा था, वो मैं थोड़ा भूल गई। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से जो भागीदारी का मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो। आपने फिर पूछा कि राजनीति में भागीदारी, राजनीति में भागीदारी अब देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल जो कि 33 ईयर से लटका हुआ था, क्योंकि हर पार्टी को डर था कि अगर ये पास हो गया तो क्या होगा। और कितनी बार हमने इसके ऊपर इंटरव्यूज किए बड़े बड़े नेताओं के। एक नेताजी ने तो मुझे बहुत, उनका नाम लेना उचित नहीं है, सांसद, उन्होंने कहा, उस समय मेरे बाल छोटे थे, बोले अगर महिला रिजर्वेशन आ गया तो आपके जैसी परकटी महिलाएं आएंगी राजनीति में। और हमारे जो समाज है, हमारे समाज की महिलाओं को कौन पूछेगा, आप जैसी परकटियों को पूछेगा। तो उस तरह की मानसिकता थी, आप सोचिए। अब जाकर मोदी जी ने, इस सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल, उसको नाम बदला और उसको पारित किया, और 29 में आप देखिए 33% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, आप सोचिए, उस तरह का कदम उठाना। कितनी बार उस बिल को राज्यसभा में दोनों सदनों में पेश किया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया।
क्योंकि किसी भी पार्टी की मंशा नहीं थी इसको पास करने की, और एनडीए सरकार ने इसको पारित किया। तो आप सोचिए कि राजनीतिक परिवर्तन भी बहुत बड़े स्तर पर जी आएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पंचायत से लेकर जो केंद्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी और आवश्यकता है राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का। आखिरी सवाल मेरा आपसे है प्रोफेसर गीता जी, अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा महिला सशक्तिकरण का है, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को आप कैसे देखती हैं? जी मनोज, देखिए, जब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महिलाओं को जब बराबर अवसर मिलेंगे तो अपने आप ही उनका जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में वो बढ़ेगा। जी। अभी ये विषय आया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा अब 33% का जो एक तरह से आरक्षण महिलाओं के लिए लाया जा रहा है। जब महिलाओं की जो निर्णय लेने की भूमिका है, जहां जिसे कि हम अपनी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस संसद में जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो अपने आप उनका जहां भी निर्णय लेने की भूमिका होगी वहां महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, और इस प्रकार उनकी जो भूमिका है वो आज अपने एक परिवार में रहकर वो ऐसा नहीं है कि उसमें राष्ट्र निर्माण नहीं कर रही है, वहां उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि बिल्कुल हम जो बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल गीता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात चाहे खेल क्षेत्र की हो या समाज के दूसरे क्षेत्रों की, महिलाएं आगे बढ़कर अपना नाम भी रोशन कर रही हैं, देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। एक सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बदल सकती है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकती है। सर्जना जी, प्रोफेसर गीता जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।